इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। हमें पता है कंजम्पशन फंक्शन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ठीक है, अब यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है कि कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सी बार। सी बार का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, कि इनकम चाहे जीरो क्यों ना हो जाए लेकिन उतनी कंजम्पशन तो हमेशा रहेगी। ठीक है, प्लस एमपीसी इनटू इनकम। एमपीसी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू इनकम। ओके, where C is consumption and C bar is autonomous consumption। इसका मतलब कि इनकम भले ही जीरो हो जाए पर उतना कंजम्पशन तो फिर भी होगा। ठीक है, एमपीसी तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, तो C bar does not change or is affected by change in income। मिनिमम कंजम्पशन तो रहने वाला है। ठीक है, it is the minimum level of consumption even when income is zero। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसकी डेफिनेशन है क्या, कि जब कभी भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीरो लेवल पे हो जाए इनकम के तो उसे कहेंगे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन। इट इज इनकम इनइलास्टिक। ठीक है, इनकम हो या ना हो उतना तो कंजम्पशन हमेशा होगा सर्वाइवल के लिए। Now induced consumption is the expenditure which is affected by change in income। Induced consumption क्या होता है, ये वो एक कंजम्पशन है जिसको कौन अफेक्ट करता है, इनकम अफेक्ट करती है, और ऑटोनोमस को इनकम अफेक्ट करती नहीं है। यानी ये एक्स्ट्रा कंजम्पशन है जो कौन तय करेगा, उसकी इनकम तय करेगी। चावल चाहिए और कौन से वाले चाहिए वो किस में आएगा, इंड्यूस्ड। ठीक है, इफ इज गोइंग फॉर ब्रांड्स और उसका भाव ज्यादा है तो ही विल रिक्वायर मोर इनकम, फिर तो उसमें नहीं आएगा कंजम्पशन ऑटोनोमस में, तो किस में आएगा वो, इंड्यूस में। कि जब उस कंजम्पशन को कौन अफेक्ट करता है, प्राइस। ठीक है, और जब वहां पर क्या होता है, चेंज इन इनकम। इट इज इंडिकेटेड बाय एमपीसी इनटू वाई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाय इनकम। Induced consumption is the portion of consumption that varies with disposable income। मेरी इनकम थी तब मैं वो सारी चीजें करता था, अब मेरी इनकम उतनी नहीं है तो मैं वो सारी चीजें अब नहीं करता। ठीक है, हफ्ते में 4 दिन होटल का खाना खाता था, अब खाता नहीं क्योंकि अब उतनी इनकम नहीं है वैसे। ठीक है, अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट इज अ शेड्यूल दैट शोज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। एवरेज प्रोपेंसिटी क्या है, एक शेड्यूल है, एक टाइम टेबल है, वो ये दर्शाता है कि व्यक्ति ने कब कब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपना किया जब उसकी इनकम एक पर्टिकुलर लेवल पे थी। तो जब उसकी इनकम 10,000 रुपए थी तो सामने वो कितना कंज्यूम करता था और क्या क्या करता था, और सामने कितना खर्चा करता था उसको उसके लिए। फिर जब इनकम 10 की 12 हुई, कंजम्पशन लेवल और एक्सपेंडिचर बदल जाएगा क्योंकि 2000 की ग्रोथ है। फिर 15,000 हुई, सिमिलर, फिर 20,000 हुई। तो जैसे जैसे उसकी इनकम में क्या होता है, ग्रोथ होता है, कंजम्पशन और उसके एक्सपेंडिचर में हमेशा भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये क्या है, एक टेबल है, एक टेबल का रूप है ना ये भी। तो जब 10,000 थी तब ये होगा, अब भविष्य में भी मान लो 20,000 थे वापस 15 में पहुंच गया तो वो इतने कंज्यूम करेगा, उसे वो चीज पता रहेगी। तो दिस इज अ टेबल इंडिकेटिंग द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एनी इकोनॉमी, और इसे हम क्या कहेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दिस इज द एबीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, नाउ कंजम्पशन फंक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला है एपीसी, दूसरा है एमपीसी। एवरेज प्रोपेंसिटी, दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी। उसमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, इट रिफर्स टू द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। एपीसी क्या है, रेशियो है कंजम्पशन और इनकम का। ठीक है, कितने में वो क्या करेगा, इतनी इनकम में इतना। जैसे he can afford 4 kgs of wheat
in this much amount. So जितना अमाउंट उसको चाहिए 4 kgs, सामने जो प्राइस होगा वो आउट ऑफ हिज इनकम. ओके, दिस इज द एवरेज प्रोपेंसिटी. क्या दिखाएगा आपको? रेशियो दिखाएगा बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड इनकम एट गिवन लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. उसकी जो भी इनकम होगी उस समय उसके आधार पर. फॉर्मूला C/Y. ओके, अब एपीसी के बारे में कुछ जानकारी. जब कभी भी अगर एपीसी मोर देन 1 है तो क्या है? As long as consumption is more than national income before the break-even point, APC is greater than 1. APC greater than 1 कब होगा? जब कंजम्पशन नेशनल इनकम से ज्यादा हो. कंजम्पशन ज्यादा हो, नेशनल इनकम कम हो. जब कभी भी कंजम्पशन ज्यादा हो और सामने इनकम कम हो, पहली चीज, तब एपीसी ग्रेटर देन 1 होगा. दूसरा, एपीसी इज इक्वल टू 1 एट द ब्रेक इवन पॉइंट, कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम. ठीक है. अब इस केस में क्या हो रहा है कि कंजम्पशन जो है वो किसके इक्वल हो गई है? इनकम. ऐसी सिचुएशन में अब क्या होगा? एपीसी इज इक्वल टू 1. और ये कौन सा होगा आपका? ब्रेक इवन पॉइंट. यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे खर्चा और इनकम इक्वल. ऊपर नीचे कुछ है नहीं. नो लॉस नो प्रॉफिट. जितनी इनकम थी सामने उतना खर्चा. 0 0. तीसरा, एपीसी इज लेस देन 1. बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, कंजम्पशन इज लेस देन द इनकम. ठीक है. अब एपीसी लेस देन 1 कब होगा? जब कंजम्पशन कम हो और इनकम, या फिर उसकी जो इनकम है उसके मुकाबले में कंजम्पशन उसका कम है. 20,000 इनकम है उसकी, मान लो एक व्यक्ति की. बाकी बात हो रही है नेशनल इनकम पूरे देश की. ठीक है. लेकिन एक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं. अगर किसी व्यक्ति की इनकम 20,000 है पर वो खर्चे से 7,000 का कर रहा है, उसका कंजम्पशन कितने में फिट हो रहा है? 7,000. उसके वो कौन सा केस होगा? व्हेन एपीसी इज लेस देन 1. ठीक है. तब उस परिस्थिति में क्या होता है? कंजम्पशन इज लेस देन द इनकम. और देश के मामले में तो पूरे देश का जो कंजम्पशन है इट इज लेस देन द नेशनल इनकम. ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, ये प्रैक्टिकल होता नहीं है. ठीक है. इनकम कभी कम रहेगी, इनकम कभी ज्यादा रहेगी कंजम्पशन से नहीं. डेफिसिट रहता है हमेशा. हमेशा बाहर से लेना पड़ता है. हमारे पैर चादर से बाहर निकल जाते हैं हमेशा. ठीक है. तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है. सर्टेन कॉन्सेप्ट्स आर ओनली थियरी बेस्ड. प्रैक्टिकली वो कभी पॉसिबल होता नहीं. ये भी ऐसा है. क्या कभी कंजम्पशन और इनकम बराबर होती है? नहीं. ज्यादा की लालच तो हमेशा रहेगी. हमेशा कौन सा फिनोमेना रहता है? ये वाला. कंजम्पशन ज्यादा है और सामने इनकम. एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम. जब जब इनकम बढ़ेगी आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नीचे आएगा. एपीसी कैन नेवर बी 0. एपीसी कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता. ठीक है. बिकॉज इवन एट 0 लेवल ऑफ नेशनल इनकम देयर इज ऑटोनोमस कंजम्पशन. और 0 क्यों नहीं होगा? भले ही इनकम 0 हो जाए, उसके सामने कंजम्पशन तो जितना है उस समय उतना तो रहेगा. ठीक है. उधार लेके भी ले आएगा पर रहेगा. तो इसीलिए एपीसी कभी भी 0 हो सकता नहीं है. आइदर लेस देन 1 या ब्रेक इवन पॉइंट या तो मोर देन 1. 0 कभी होगा नहीं. क्यों? पॉसिबल ही नहीं है. अगर 0 हो भी जाता है तो उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है. क्यों? ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा रहने वाला है, तो वो कभी 0 हो सकता नहीं. अब दूसरा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एपीसी में किसी को कोई सवाल? सर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ. स्टॉप. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एमपीसी. पहला, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1. एमपीसी की वैल्यू हमेशा किसके बीच में रहेगी? 0 और 1 के बीच में. इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड देन डेल्टा C is equals to डेल्टा Y.
change in consumption is equals to change in income, making MPC is equals to 1. यानी जब कभी भी कंजम्पशन और इनकम में बदलाव होता है तो MPC कितना हो जाता है? 1 हो जाता है. ठीक है, ये पहली चीज. However, if entire additional income is saved, then कंजम्पशन कितना है? 0. चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा? 0. और एमपीसी कितना हो जाएगा? 0. अगर जितनी भी एडिशनल इनकम उसको क्या कर दिया हमने? सेव किया है. तो एक्स्ट्रा जो इनकम थी उसको हमने खर्चा नहीं किया, उसको सेव करके रखा, तो कंजम्पशन में कोई चेंज होगा नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा. ठीक है, और एमपीसी भी कैसा हो जाएगा उसके सामने? 0. मार्जिनल का मतलब क्या है? व्हेन यू कंज्यूम द एडिशनल वन. ठीक है, तो इफ आई हैव टू कंज्यूम समथिंग एडिशनल आई विल रिक्वायर एक्स्ट्रा मनी, पर वो एक्स्ट्रा मनी को मैं यूज कर रहा नहीं. ठीक है, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा लिया है? नहीं लिया है, तो मेरा एमपीसी क्या होगा? 0. वैसे मार्जिनल रेट्स, पता है ना, मार्जिनल शब्द 11th में था. उसका मतलब क्या होता है कि व्हेन यू कंज्यूम समथिंग एडिशनल. ठीक है. दूसरा, MPC is the slope of consumption curve and remain constant throughout in the short run. Short run factors, short run phenomena में ही ये काम लगेगा. लॉन्ग रन में इसका काम नहीं है, शॉर्ट पीरियड्स के लिए. सिर्फ वैल्यू ऑफ APC is always greater than वैल्यू ऑफ MPC. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू ज्यादा रहेगी MPC के मुकाबले. सेविंग फंक्शन, it refers to the functional relationship between saving and national income. वो और वो पहले वाली कौन सी थी? कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम. फंक्शनल रिलेशनशिप उसका. अब ये है सेविंग फंक्शन. तो सेविंग फंक्शन, ठीक है, तो वापस उसके जैसा ही आएगा ये चीज कि सेविंग्स इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप इनटू इनकम. ओके, अब उसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, और पहले वाला कौन सा इक्वेशन था? कंजम्पशन फंक्शन. तो फिर से S सेविंग्स इज इक्वल्स टू माइनस C बार, यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन नेगेटिव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ओके, S is saving, Y is equal to national income, and F is your functional relationship. Propensity to save is of two types, APS and MPS. ठीक है, कंजम्पशन का उलट, वो वर्ड चेंज हो जाता है. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ओके, तो APS refers to the ratio of savings to the corresponding level of income. उसी डायग्राम के जैसा है. वो टेबल था कि जब 10,000 इनकम थी तो उसमें से मैंने कितना बचाया. ठीक है सर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेविंग. फिर ये इनकम थी, सामने कितनी सेविंग्स, ये इनकम थी, सामने कितनी सेविंग्स. ठीक है, तो इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. तो इसके सामने कितना, हाउ मच आई सेव. फॉर्मूला होगा S अपॉन Y, सेविंग्स अपॉन इनकम. पॉइंट्स अबाउट APS. APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1. पहली चीज, APS कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा और एक भी नहीं. ठीक है, कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1. अगर ऐसा होता है तो आपका जवाब गलत है. एज सेविंग्स कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन इनकम. जितनी इनकम थी आपने सारा बचा लिया नहीं, ऐसा तो होता ही. ठीक है, तो सेविंग्स कैन नॉट बी मोर देन द इनकम और इक्वल टू इनकम. फिर APS can be 0 at break even point. Consumption is equals to income and hence savings is equals to 0. कि जितनी इनकम थी उतना मैंने कंज्यूम कर लिया, बचा कुछ भी नहीं. और वो कौन सा पॉइंट है? ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाते हैं. तो सेविंग्स होता है कुछ नहीं होता है, तो इट इज 0. APS can be negative at income levels which are lower than the break even point. APS can be negative when consumption exceeds income. It
इतना था मेरे पास, मैंने इससे ज़्यादा खर्च लिया, 21,000 का सामान लिया 20,000 के बदले में, सेविंग्स हुई कुछ नहीं, ऊपर से खर्चा बढ़ गया।